अब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर को शुरू करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर मैंने 3 टाइप के जो है वो ट्रांजैक्शन के कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जिसमें मैं लिखूंगा कौन सा इवेंट हुआ है, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारे लिए डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जानी पहचानी हमारी एंट्री क्या होती रही है। फिर बात शुरू होगी कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग के 2 सिस्टम होंगे, या तो नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, और एक हो सकता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को मर्ज कर लें। मर्ज करने का मतलब होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले के लिए अलग से कोई अकाउंटिंग नहीं की जाएगी, ये सिर्फ एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग होगी जो इन दोनों को ऐड करके बन जाएगी। तो मतलब या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग अलग अकाउंटिंग करे, या तो दोनों को मिला के एक कॉमन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की जा सकती है। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारे कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं और उनकी इन बुक्स में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। आपको जो मैंने नोट्स दिए उसके अंदर मैंने वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो कि कॉमन हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिए हैं, और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में प्रिंट किया उसी सीक्वेंस में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने वो वाले टाइप छांट के निकाल लिए हैं जो कि मटेरियल से कनेक्टेड हैं, जिसमें मटेरियल के इश्यू और मटेरियल के प्रिक्वायरमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे सामने आएंगे। और इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ मटेरियल। नंबर 1 ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मटेरियल। हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए पहले हमें मटेरियल परचेज करना होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने किया, बहुत ही आसान सी ट्रांजैक्शन इसकी रिकॉर्ड होती है। हम क्या करते हैं, हमने गुड्स परचेज किया तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने सामान नगद खरीदा और उधार अगर खरीदा तो नाम लिख देते हैं क्रेडिटर्स का। ये हमारी जानी पहचानी एंट्री है क्योंकि ये अकाउंट हमारे जाने पहचाने। अब बात करते हैं कि अगर कॉस्टिंग वाले इस बात को रिकॉर्ड करें तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्टिंग वाले परचेज के लिए परचेज अकाउंटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जितने भी मटेरियल हमारे पास आते हैं सबके अपने अपने अकाउंट खुल जाते हैं, और बाद में इन सारे मटेरियल को परचेज करके हमने क्या किया होता है, कॉमन कंट्रोल अकाउंट बनाया होता है जिसको बोलते हैं हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जब भी मटेरियल में एंट्री होगी तो हम इसके चाइल्ड अकाउंट की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, पेरेंट अकाउंट की बात करेंगे, स्टोर लेजर। तो परचेज का सब्स्टिट्यूट यहां पे हो जाएगा कॉस्टिंग वालों की नजर में स्टोर लेजर, और वो कहां पे एंट्री करेंगे, वो करेंगे एंट्री इसकी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। यहां पे बात उठ रही है कैश की और क्रेडिटर की, जो कि रियल या पर्सनल अकाउंट। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कॉस्टिंग वाले ना पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना रियल अकाउंट मेंटेन करते हैं, और कहीं पे भी अगर कोई पर्सनल या रियल अकाउंट आ रहा है तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से, या फिर से कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर से नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम वो दे देंगे। इस तरीके से इन्हें रिकॉर्ड मेनली किसको करना है, स्टोर की एंट्री को रिकॉर्ड करना है, और दूसरा नाम सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करने के लिए इमेजिनरी नाम भर दिया जाएगा, जिससे कि सिस्टम सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ये बात। तीसरा, हो सकता है हम इन दोनों को अलग अलग मेंटेन करने के बजाय कॉमन मेंटेन कर ले। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन में नॉमिनल अकाउंट का नाम जहां पे भी आएगा वहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड में जो नाम चल रहा है वो वाले नाम को प्रेफरेंस दी जाएगी। बताइए परचेज के लिए कॉस्ट डिपार्टमेंट में कौन सा नाम यूज किया गया है, परचेज के लिए कॉस्ट डिपार्टमेंट में नाम यूज किया गया वो है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको हम लिख देंगे। और क्रेडिट साइड में थे रियल या पर्सनल अकाउंट। रियल या पर्सनल अकाउंट क्योंकि कॉस्ट डिपार्टमेंट नहीं बनाता, इसलिए रियल या पर्सनल नाम उनके भरे जाएंगे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने भरे थे। और बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या नाम लिखा था यहाँ पे रियल या पर्सनल का, या तो कैश या तो क्रेडिटर्स। तो ये जो हमारी एंट्री बन गई है वो है किस बेसिस पे, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में कॉस्टिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों के फीचर्स को मिक्स करके लिखा गया है, जिसमें नॉमिनल अकाउंट कॉस्टिंग के और रियल या पर्सनल अकाउंट फाइनेंशियल के उठाए जाएंगे हमेशा। और अलग अलग करनी है तो ये परचेज लिखेगा और वो उसकी जगह उसका एक कंट्रोल अकाउंट, परचेज का कंट्रोल अकाउंट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके थ्रू अकाउंटिंग कर देगा।
चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे परचेज से हो सकता है परचेज रिटर्न। ट्रांजैक्शन नंबर 2 परचेज रिटर्न अगर हो जाए, परचेज रिटर्न रियलिटी में परचेज का अपोजिट है, इसलिए आपकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री करें तो नॉर्मली वैसे उधार हम ये सामान जो खरीदा होता है उसको हम रिटर्न करते हैं तो क्रेडिटर लिखते हैं, बट यहाँ पर कैश रिफंड हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये वाली एंट्री कर दी जाती है, सिंपल एंट्री है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है और वो नॉन इंटीग्रेटेड चल रही है तो हम यहाँ पे भी एंट्री रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे स्टोर का बैलेंस कम कर देंगे और जनरल रिजर्व जनरल लेजर को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल रिवर्स एंट्री। और यहां पर भी दोनों के फीचर को मिक्स अगर मैं कर दूं तो रियल या पर्सनल तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ले लेंगे जो कि रहेगा कैश या क्रेडिटर्स अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट किसका उठा लिया जाएगा जो हमारे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का है, और वो रहेगा यहां पे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है परचेज ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक जॉब। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक जॉब, क्या मतलब हुआ? कभी कभी हम कोई खास मटेरियल किसी खास जॉब के लिए ही मंगाते हैं, नॉर्मल रूटीन में वो मटेरियल हमें यूज नहीं करना, किसी खास काम को करने के लिए खास मटेरियल है, तो क्योंकि वो मटेरियल हमें रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना होता, इसलिए हम उसके लिए एक नया ओपन नहीं करते कोई अलग से मटेरियल अकाउंट, बल्कि वो जो जॉब चल रहा था उसी में इसको डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल चाहे किसी भी काम के लिए आए वो तो एंट्री उन्हें एक ही करनी है, उन्होंने एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट सोचेगा ये मटेरियल का मुझे अलग से लेजर बनाना है या एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही काम के लिए एक ही जॉब के लिए आइटम है, तो सीधा उसी जॉब से उसे एसोसिएट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, रूटीन मटेरियल अकाउंट नहीं बनाते हैं और हम इसको सीधा जॉब से एसोसिएट करते हैं, और जो जॉब हमारे चलते हैं वो सारे वर्क इन प्रोग्रेस कहलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वैसे मैं बता दूं हमारा फ्लो क्या होता है, हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, फिर एक वेजेस होती है, फिर हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ओवरहेड्स होते हैं। जब हमें काम शुरू करना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसमें कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कुछ वेजेस की जरूरत पड़ती है और कुछ ओवरहेड की जरूरत होती है। तो बाद में जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाते हैं जो कि रियलिटी में प्रोडक्शन के लिए अकाउंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से जो मटेरियल वहां पे यूज होगा, वेजेस जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगी और जो अदर एक्सपेंस यूज होंगे उन सब को पोस्ट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल अकाउंट होंगे, बाद में एक प्रोडक्शन कंट्रोल अकाउंट होगा जो कि हर टाइप का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, तो जितने भी हमारे खर्चे वो यहाँ पे पोस्ट होंगे। फिर वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर खर्चा करने के बाद हम इसे फिनिश गुड्स बना देंगे, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनेगा। फिनिश गुड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में बात जाएगी और वहां से कॉस्टिंग P&L अकाउंट में बात जाएगी। हमारा वर्क फ्लो ऐसा होगा, पहले डिफरेंट कंपोनेंट की बात होगी, फिर उससे हमारी बात बनेगी वर्किंग प्रोग्रेस की, वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्ट होगा किसमें, फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स बनते वक्त यहां पर इसके अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी अपनी एंट्री ले लेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी तो वहां पे हमारे सेलिंग एक्सपेंस भी, सेलिंग ओवरहेड के जो कंट्रोल अकाउंट होंगे वो भी हमारी एंट्री लेंगे, और फिर यहाँ पे कॉस्टिंग P&L में हमारे पास आ जाएगी सेल्स की एंट्री। डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट टाइप के खर्चे इसमें और ऐड होते चले जाएंगे। तो जब हमने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए मटेरियल खरीदा होगा तो हम उसे डायरेक्ट एंट्री क्या करेंगे, वो जो स्पेसिफिक मटेरियल है उसको डायरेक्ट एंट्री कहां पे देंगे, उस जॉब के अंदर जो कि कहां पे चल रहा है, वर्किंग प्रोग्रेस में चल रहा है, उसमें उसको एंट्री दे दी जाएगी। इसलिए कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर क्या एंट्री की जाएगी, स्पेसिफिक मटेरियल की एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ये तो कैश है और कैश और क्रेडिटर के अकाउंट तो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अगर हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा हुआ तो हम नॉमिनल अकाउंट तो यहां से उठाएंगे और पर्सनल अकाउंट यहां से उठाएंगे, तो हमारी कॉमन एंट्री हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या
क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है पूरा का पूरा वर्क फ्लो। अच्छा, इसी ट्रांजैक्शन को आगे एक नोट नंबर ब्रैकेट में 1 लिख दिया गया है और उसको नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जिसमें लिखा है दिस ट्रांजैक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ड्राफ्टिंग जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड जर्नल नंबर 5 स्टेटेड अबव। कह रहा है इस ट्रांजैक्शन को हम एक दूसरे तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके अंदर हमें जर्नल एंट्री नंबर 1 मतलब परचेज ऑफ मटेरियल और एक जर्नल एंट्री नंबर 5 की बात की है। पहले वो 5 की जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, फिर इस बात के इस कॉन्टेक्स्ट को दोबारा उठाएंगे। अगली जो ट्रांजैक्शन इसमें गिवन है वो है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब मैं ये सिस्टम सारा का सारा मैं मिटा देता हूं। हमें अब क्रेडिटर की पेमेंट अगर करते हैं तो क्या होगा उसकी बात को समझना। क्रेडिटर की पेमेंट करना प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम करेंगे एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन इसमें कहीं पे भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ना तो डेबिट में ना तो क्रेडिट में, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो इसका मतलब अगर ये वाला सिस्टम चल रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग चल रहा है, तो कॉस्टिंग वाले फिलहाल कोई भी एंट्री अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल कोई नॉमिनल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं है। और अगर हम इंटीग्रेटेड चल रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि जहां पे भी पर्सनल और रियल होते हैं इंटीग्रेटेड के अंदर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री सेम ही बन जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 5 है और ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी है जिसमें लिखा है इश्यू ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन। इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, क्या मतलब है इस बात का? अभी जो मैंने आपको पूरा का पूरा सिस्टम बना के दिखाया था, एक रॉ मटेरियल होता है, एक लेबर होती है, एक एक्सपेंस होते हैं, इन सब को हम प्रोडक्ट बनाने के लिए कहाँ भेज देते हैं? वर्किंग प्रोग्रेस में। तो जो रॉ मटेरियल है जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के अकाउंट से वर्किंग प्रोग्रेस के अकाउंट में। और ध्यान रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ परचेज की बात होती है, सेल्स की बात होती है। उसके अंदर आपने सामान कैसे बनाया, वर्किंग प्रोग्रेस हुआ है, फिनिश गुड्स है, इस तरह की अकाउंटिंग नहीं की जाती है। वहां पे परचेज करना एक इवेंट है, सेल करना एक इवेंट है, बीच में स्टेप बाय स्टेप उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कोई इवेंट नहीं होता है। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है उनकी सेपरेट एंट्री नहीं होती है। हाँ, कॉस्टिंग वाले इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो कहेंगे जी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस शुरू हो गया, तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट जो कि रियलिटी में प्रोडक्शन अकाउंट है। और उसको हमने क्या दिया? उसको हमने रॉ मटेरियल दे दिया जो कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट यहां पे नाम लिखा जाएगा कि प्रोडक्शन शुरू हो गया, प्रोडक्शन के पास सामान पहुंच गया, कहां से पहुंचा? रॉ मटेरियल से पहुंचा, तो वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा और स्टोर लेजर क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है फॉलो करूं तो यहाँ पे क्योंकि कोई एंट्री नहीं हुई है, सीधा ये वाली एंट्री यहाँ पे कॉपी कर दी जाएगी। नॉमिनल अकाउंट ही यूज है दोनों इसमें, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी उसके बारे में जो कंडीशन लिखी हुई है वो बता दूं मैं। इसमें लिखा था कि अगर आप ये वाली एंट्री ऐसे ना करना चाहें तो आप इसके लिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 5 को मर्ज करके भी लिख सकते हैं। मतलब पहले आप मटेरियल को, जैसे अदर मटेरियल का आपने अकाउंट बनाया, पहले उसका भी अकाउंट बना ले और बाद में उसे प्रोडक्शन के लिए इशू कर दें। एक तरीका है ये, और एक है आप डायरेक्ट ही उसे प्रोडक्शन के अंदर इशू कर दें। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन 6 में लिखा है रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर क्या मतलब हुआ? हमने जो प्रोडक्शन किया उसके प्रोडक्शन के बाद भी कुछ सामान बच गया। अब जो सामान बच गया क्या किया जाएगा उस सामान का? वो सामान जो बच गया उसे वापस स्टोर में रखवा दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने इशू करने की एंट्री की थी एकदम उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी जब सामान बचा हुआ वापस स्टोर में आएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने तो पहले भी एंट्री नहीं की थी, इसलिए अभी भी कोई एंट्री नहीं करेगा। और यहाँ पर जो एंट्री पहले हुई थी एकदम उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी और एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट।
और क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री नहीं हुई है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री को ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉपी कर लिया जाएगा। जब भी कोई एक पार्टी अकाउंटिंग करेगी तो इंटीग्रेटेड में वही एंट्री यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री रहेगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन और फैक्ट्री। ट्रांजैक्शन नंबर 7, इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन या फैक्ट्री। जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल को इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है बट ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट जो मटेरियल होता है वो हमारी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। जो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में भी यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको याद होगा कॉस्ट शीट के अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस पे डाले, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए भी, इसका मतलब वो फैक्ट्री में यूज होगा। और ऐसी सिचुएशन में पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस तरह के ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं होती। मटेरियल खरीदा था सिर्फ वो तभी एंट्री करेंगे, उसके बाद इशू के लिए वो एंट्री नहीं करते हैं। हाँ, कॉस्टिंग के अंदर जो भी मटेरियल इनडायरेक्ट नेचर का फैक्ट्री में यूज होता है उसे फैक्ट्री ओवरहेड पुकारा जाता है। इसलिए यहाँ पे एंट्री होगी वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और कंट्रोल अकाउंट तो हर जगह यूज होंगे कॉस्टिंग में। और हमने कहा क्या उनको इशू किया, हमने उनको मटेरियल इशू किया। तो जो रॉ मटेरियल का, जो भी हमारे मटेरियल का, उसमें डायरेक्ट मटेरियल का भी अकाउंट होगा, एक इनडायरेक्ट मटेरियल का होगा। वहां से वो जो रॉ मटेरियल था वो यूज किया, इसलिए रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से उनको मटेरियल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सेम ये एंट्री इंटीग्रेटेड सिस्टम में होगी क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे भी एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 8th ट्रांजैक्शन, वो इसका रिटर्न है। रिटर्न का मतलब अगर ये सामान वहां पे बच जाए और फिर वो वापस स्टोर में रखवा दिया जाए तो रिटर्न है ये, जिसको लिखा है रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। अगर ये मटेरियल बच जाए और वापस स्टोर में रखवा दिया जाए तो यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे तो कोई एंट्री होगी नहीं। और वहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, जो एंट्री आपने पहले की थी एकदम उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी रॉ मटेरियल, बल्कि इसको हमने नाम दिया था स्टोर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वही नाम लिखे हर जगह ठीक रहेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और यहाँ पे भी कर देते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हमारी हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और सेम एंट्री यहाँ पे भी हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है इतनी एंट्री? इतनी एंट्री आप नोट करें, फिर आगे की एंट्री में और